भारत जो है या इंडिया में ऑफर करे, और आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो इनकार ही करना है, लेकिन सर कोई पता नहीं हम हाँ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सोच के जो है वो ऑफर करें कि क्या ऑफर कर रहे हैं, और जो ऑफर है क्या वो डबल करके करेंगे जी। ये तो ऐसा ना हो सर कि वो जैसे एक बख्शी सर कहते हैं ना, लेने के देने ना पड़ जाए। लेकिन सर एक चीज और है, वो ये कि करप्शन तो भारत में भी हुई है और होती है, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में चलता है। बाकी जो है लोन एक जमाने में इंडिया ने भी लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से करप्शन होते हुए, और एक आध बार लोन भी इंडिया ने लिया है, वो उसमें से निकल गया भारत, और अब उसकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आपके मुकाबले में, मतलब इंडिया के मुकाबले में काफी छोटी कंट्री है, चले मान लिया करप्शन भी है और लोन्स भी है, हम उसमें से क्यों निकल नहीं पा रहे जैसे भारत निकल गया? ऐसे पाकिस्तान को क्या मुश्किल या कौन सी ऐसी रुकावट आपको नजर आ रही है कि नहीं निकल पा रहे उसमें से? देखिए, एक मेटाफर देता हूं मैं आपको छोटा सा। इमेजिन करें कि आपके पास टांगा है, टांगा जानते हैं ना आप, जो घोड़े खींचते हैं। जी जी। अगर आपके पास 4 घोड़े हैं, अगर वो एक ही तरफ टांगे को खींच रहे हैं तो वो जरूर जाएगा, दौड़ेंगे। अगर 2 घोड़े इस तरफ खींच रहे हैं, 2 घोड़े उस तरफ खींच रहे हैं, तो टांगा टूट जाएगा। तो पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वगैरह, वो टांगे को इधर उधर खींच रहे हैं, तो जा कहीं ना रहा। तो इंडिया के साथ ये हुआ है कि शुरू में जो घोड़े थे बड़े सुस्त थे, अब तेज हो गए हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। खासतौर से जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, इंडिया समझ गया कि इट हैज टू जॉइन द ग्लोबल इकोनॉमी, और बहुत तेजी से 91 से 96 तक इंडिया ने लिबरलाइज किया, इट बिकेम पार्ट। और इंडिया का लिबरलाइजेशन वाज, कहना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हुआ, तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा। लाइक चाइना सबसे ज्यादा, बट इंडिया आल्सो हैज बेनिफिटेड। तो इंडिया के घोड़े अब तेजी से चल रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम, सिवाय एक घोड़े जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का है, जो उल्टा खींच रहा है इंडिया को बैक, बाकी सारे घोड़े एक अलाइनमेंट में हैं। तो ये घोड़े हैं क्या? सो इकोनॉमिक प्लानिंग, एंगेजमेंट, फोकस किस पे है आपका तवज्जो। अगर मैं एक बोर्ड मीटिंग में था यहाँ पे, एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने कहा था कि बोर्ड मेंबर्स को मैं आपको चिट्ठी देता हूँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रायोरिटीज लिख के मुझे बताएं। आपको पता है 6 बोर्ड मेंबर्स थे, किसी के टॉप 3 प्रायोरिटीज वर नॉट द सेम। तो वेयर इज द कंट्री गोइंग? अगर मैं आपको इमरान खान और नवाज शरीफ और आपके जो दूसरे मजीद लीडर्स हैं मिलिट्री को अगर कह दें कि भाई टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है पाकिस्तान के लिए, डू यू थिंक द आंसर्स विल बी द सेम? नहीं, एक चीज ही रहेगी उस पे कॉमन, विच इज कश्मीर। एंड कश्मीर यूं कहिए कि आपकी जेब में बहुत बड़ा सुराख है। इट्स लाइक ए बिग होल इन योर पॉकेट, और इट ड्रेन्स योर रिसोर्सेज, आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी। ये जो टेररिज्म का जो लगा हुआ है मसला, FATF ने फिर रिन्यू कर दिया जुलाई में, जिसके वजह से आपको IMF के लोन्स भी कॉम्प्लिकेट करेंगे। दूसरे मुल्क जो इंटरनेशनली अपने डोमेस्टिक लॉज को, बाज वेस्टर्न ममालिक ऐसे हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिजीम्स है, दे इम्पैक्ट दैट डोमेस्टिक पॉलिसी। अगर वो आपको मदद भी करना चाहिए, ये FATF जैसे चीजें, वो प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग दिस, राइट? तो ये सारी चीजें देखने के बजाय, आई थिंक इट इज इंडिया हैज बिकम वेरी क्लियर, इट इज फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। ये इसके 2 गोल हैं, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। दे वांट ए हायर स्टैचर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, दे वांट द वर्ल्ड टू रेस्पेक्ट देम, बट दे आल्सो वांट टू हैव अ से इन हाउ द वर्ल्ड इज रीडिजाइन्ड। तो उस पर पूरा तवज्जो है इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, और मोर और लेस ऑन द सेम पेज। जो डोमेस्टिक एजेंडा है उस पे इख्तलाफ है इंडिया में, और वो इख्तलाफ उस लेवल तक नहीं आया एट द मोमेंट दैट इट इज कॉजिंग डिसफंक्शनैलिटी, यानी घोड़े। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कि अपोजिशन तो एनीवे कुछ और बात कर रही होती है इंडिया में भी। अपोजिशन वो की भी बात अभी कर रहा हूँ, और भारत जोड़ो मार्च के वो क्या है, वो भी चल रहा है वहां पे, ये सब होता रहता है साथ अगर साथ। आप जयशंकर की स्पीच को जरा ज्यादा गौर से सुने, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ अंडरटोन्स ऑफ द इमर्जिंग हिंदू आइडेंटिटी भी। फॉर एग्जांपल, वी सी द वर्ल्ड एज अ फैमिली, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो जो जो संस्कृत लफ्ज है ना, कुटुंबकम, वो बात करते कि हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन। उन्होंने जब डीकॉलोनाइजेशन की बात की, तो ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल हिंदू वैल्यूज की बात जिक्र कर रहे हैं कि, तो उस पे इंडिया में डोमेस्टिकली इश्यूज है ना, सेक्युलर हिंदूज और
हिंदुत्व, वो डिबेट्स की बात कर रहा हूँ कि इंटरनली दैट इज द ओनली बिग इशू इन इंडिया। दूसरे मसाइल हैं ऑफ बैड गवर्नेंस, डोमेस्टिक रीजनल प्रायोरिटीज, बट एवरीबडी, जहाँ पे भी ऑपोजिशन भी जहाँ पे भी है, जैसा आंध्रा को ले ले, आप तेलंगाना को ले ले, तमिलनाडु, केरला, वहाँ पे भी फोकस ऑन एजुकेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी इम्पोर्टेंट है। एक अभी एक बुक रिव्यू पर जयशंकर ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि उनकी पहली मुलाकात नरेंद्र मोदी से चाइना में हुई थी। तो जब जयशंकर वॉज एम्बेसडर टू चाइना और मोदी थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और वो कह रहे थे कि मोदी वहां आके ही वाज सो फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इकोनॉमिक ट्रेड्स गुजरात और चाइना के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड, कि ही सेड कि मैं थक जाता था, लेकिन वो दिन भर इसी डिटेल्स ओरिएंटेड माइक्रो मैनेजमेंट। सो अगर आपका लीडर इज इंटरेस्टेड इन माइक्रो मैनेजमेंट में, दैट ही सियासत के अलावा गवर्नेंस पे भी तवज्जो दे रहा है ना, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमारे पास यही होता है जब डेमोक्रेट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे बिल क्लिंटन और जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, दे वुड गेट इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स, बट टू गेट इनटू द नट्स एंड बोल्ट्स यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इल्म होना चाहिए, इसके बजाय आप तफसील में कैसे जाएंगे, राइट? तो यू नीड लीडर्स जो तफसील में जाए और डिटेल्स में जाए कि मुल्क की क्या पेचीदगियां हैं, एंड ये ना कि सारा दिन कुर्सी के चक्कर में रहे, हाउ टू सेव द कुर्सी, कुर्सी का क्या करें, आई मीन दिस इज पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिसी पे तवज्जो, मुझे हमेशा से शिकायत ये होती थी कि अंडर डेवलप्ड मुल्कों में पॉलिटिक्स ज्यादा, पॉलिसी कम होते हैं, और इलेक्शंस के दौरान भी, डिबेट्स वगैरह में भी पॉलिसी पे तवज्जो कम होती है। लाइक स्पेसिफिकली आप बताएं हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम इसका कैसा हल करें। That should what the political debates should be on, right? यानी कि दूसरी चीजें जो हम नॉर्मली सुनने में आते हैं, it is a sign of also the elite. अगर एलिट सवालें उठाते रहे हैं आप लोग, तो then the leaders will be forced to answer those questions. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये कि जो आपने आज की उसमें ये कि डायरेक्शन जो है वो सबकी एक तरफ है भारत में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो, कोई भी जो मुल्क को चला रहे हैं पॉलिसी मेकर्स। और पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक कंफ्यूजन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे वो पोजीशन में है या गवर्नमेंट में है या एस्टैब्लिशमेंट को कह लीजिए, फौज को, तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। शायद इस वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे और हम वो चीज अचीव नहीं कर सक रहे जो भारत ने अभी तक अचीव की है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम भारत से सीख लें थोड़ा बहुत, और हम भी यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा ऑर्डर में कर लें, और हम कोशिश करें कि हम भी इस सारे प्रॉब्लम से निकल पाए, जो खास तौर से जो हमारे ऊपर लोन्स हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। जी, मैं जब यहाँ नया नया आया था, मेरे प्रोफेसर, एक ईरानियन प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही थी मुझे अमेरिका के बारे में। तो उन्होंने कहा कि तुम तो इंडिया से आए हो, तुम अमेरिका की डेमोक्रेसी से क्यों इम्प्रेस्ड हो? मैं बोला, मैं जो चाहे वो बोल सकता हूँ, जो चाहे वो लिख सकता हूँ। मैं देखो आपके सामने कह देता हूँ, हमारे प्रेसिडेंट बुढ़ा हो गया है, आई थिंक ही शुड रिटायर, बहुत हो गई। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर वो 2024 में अगर वो इलेक्शन लड़े तो मैं वोट तो नहीं डालूंगा, जाऊंगा भी नहीं, घर में बैठूंगा यहाँ पर। सी आई कैन से दिस थिंग्स एंड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ये नहीं कि कोई मुझे यहाँ डेलावेयर से सुन के गवर्नमेंट को फोन कर रहा है, पकड़ लेंगे बंद। तो मैं कह रहा था, तो उन्होंने कहा, देखो तुम तो इंडिया से आ रहे हो, तुमने पॉलिटिकल रेंज देखो। इंडिया में 4 किस्म की मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं, मार्क्सिस्ट, आरपीआई, अजीब अजीब नाम थे। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, 3-4 किस्म के राइट विंग पार्टीज है, सेंट्रिस्ट पार्टीज है। अमेरिका में दोनों पार्टीज आर ऑन द राइट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एक दूसरे के लेफ्ट एंड राइट पर हैं, लेकिन अमेरिका में कंसेंसस बहुत ज्यादा है। पीपल डोंट रियलाइज इट। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी पे भी बाइडेन और ओबामा के, ट्रंप के बीच में बहुत कम फर्क है। पूरी मिडिल ईस्ट पे आइडेंटिकल पॉलिसी है। इंडो पैसिफिक ट्रंप की पॉलिसी थी, बाइडेन ने कंप्लीटली उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उन्होंने कोई चीज रिवर्स नहीं की। मिडिल ईस्ट, जेरूसलम का कैपिटल ही है, एब्राहमिक अकॉर्ड्स उसको पुश कर रहे हैं। सो द एलीट इज, थोड़ी बहुत चीजों पे मसले हैं, जैसा कि डोमेस्टिक इश्यूज, कल्चर के ऊपर थोड़े डिवाइड्स बढ़ गए हैं अमेरिका में, इसलिए अमेरिका थोड़ी डिसफंक्शनल हो गई है। लेकिन जब एलीट और ऑन वन पेज, देन द कंट्री इज मूविंग इन कांस्टेंट डेवलपमेंट हो। और अगर द एलीट और on one page in the right direction,
ये दूसरी चीज है। यू कैन बी ऑन द वन पेज एंड गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और तबाही की तरफ, जैसा कि आजकल ईरान में हो रहा है। बट द थिंग इज के दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एलीट में कंसेंसस हो एंड दे बोथ आल्सो थोड़ा अपना हाथ ना सियासत में थोड़ा पीछे रखें कि ये न है कि पार्टी का इंटरेस्ट मुल्क के इंटरेस्ट से ज्यादा अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपने मुल्क के ऐसी चीजें ना करें जो आपके मुल्क को तबाह कर